वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सार्कोमा। तो पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि सार्कोमा क्या होता है। सार्कोमा ये एक कैंसर होता है। ये कैंसर कहाँ पर होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं या फिर जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उनका कैंसर होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सार्कोमा। तो ये कहाँ कहाँ पर होता है ये देख लेते हैं हम। तो ये जितने भी कनेक्टिव या सपोर्टिव टिश्यू हैं उसमें होता है। जैसे बोन होगी, कार्टिलेज, टेंडन या लिगामेंट, या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड, उसका उसमें कैंसर हो जाना ही क्या बोलते हैं? सार्कोमा। तो ये यहाँ पर दिखाया है। ये बोन में, कहीं पर भी बोन में कैंसर हो सकता है, तो इसे हम सार्कोमा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोन है वो क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू। बोन किसकी बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये बोन में भी कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। या फिर ये ब्लड ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये ब्लड में भी कहीं पर देखने को मिल सकता है, ब्लड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये ब्लड का कैंसर भी हो सकता है। या फिर मसल्स, ये मसल्स है, मसल्स में ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि मसल्स भी क्या होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो ये मसल्स में भी देखने को मिल सकता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सार्कोमा की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है कैंसर ऑफ सेल दैट कनेक्ट द बॉडी पार्ट्स। मतलब उन सेल का कैंसर होता है जो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती है। और कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वही कनेक्ट करते हैं, कॉल्ड एज सार्कोमा। यानी वे कैंसर, वे सेल्स जो आपस में एक दूसरे टिश्यू को या जोड़े रखती है, उनका कैंसर को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमा। कनेक्टिव टिश्यू या फिर सपोर्टिव टिश्यू हम इसे बोल सकते हैं। सपोर्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, उसका कैंसर हो जाना ही सार्कोमा कहलाता है। तो अब हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर के क्या क्या रिस्क फैक्टर कॉजेज है जो जिसकी वजह से हमें सार्कोमा या कनेक्टिव टिश्यू का जो कैंसर है देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम सार्कोमा को लिख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कैंसर। कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है सार्कोमा। तो ये रिस्क फैक्टर पे देख लेते हैं एक बार। रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सार्कोमा। सार्कोमा की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, उसके फैमिली में कोई किसी को कनेक्टिव टिश्यू का तो कैंसर नहीं है, तो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। या फिर किसी रेडिएशन के एक्सपोजर में आने से भी क्या हो सकता है? सार्कोमा हो सकता है। या पैगेट डिजीज़। ये पैगेट डिजीज़ क्या होती है? जो पैगेट डिजीज़ होती है, नॉर्मली जो बोन होती है, ये बोन है। यहाँ पर क्या दो सेल्स काम करती हैं। एक तो ओस्टियोक्लास्ट, तीन सेल पाई जाती है, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट और ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट का काम होता है सेल को, मतलब उसे एक तरह से जो बोन है उसे काटना, एक तरह से, यानी खाना, बोन को खाना। वो किसका काम है? ओस्टियोक्लास्ट। जो सेल्स होती है वो बोन को खाती हैं। और जो ओस्टियोब्लास्ट होती है वो सेल को एक तरह से फॉर्म करती है, यानी जो बोन है उसे फॉर्म करती है, वो बोन को बनाने का काम करती है। कौन? ओस्टियोब्लास्ट। और उस बोन को खाने का काम करती है ओस्टियोक्लास्ट। ये एक नॉर्मल दो सेल्स पाई जाती है जो बोन को तोड़ती है और बोन को बनाती है। बोन को तोड़ने वाली सेल्स को हम बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट, और जो बोन को जोड़ती है यानी बोन को बनाती है उसे हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ये दो सेल्स होती है। तो इनका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? ये जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट ने या फिर ओस्टियोक्लास्ट ने काम करा, यहाँ पर ये बोन को तोड़ दिया। अब क्या है, ओस्टियोब्लास्ट यहाँ आकर के क्या कराएगी? ग्रोथ करा के फिर से वैसी ही यहाँ पर बोन फॉर्म कर देगी। लेकिन इसमें क्या होता है पैगेट डिजीज़ में कि यहाँ पर जैसे ये बोन जो है डिजनरेट हो गई यहाँ से एक तरह से, मतलब ओस्टियोक्लास्ट ने
यहाँ से बोन को खा लिया एक तरह से। अब खाने के बाद क्या होता है, इनका एबनॉर्मल क्या हो जाना, सेल का बनना और टूटना। जो बोन सेल होती है उनका बनना और टूटना एबनॉर्मली, वो जैसे यहाँ पर ये सेल्स है, अब ये जो सेल्स फॉर्म होगी यहाँ पे, वो पहले जैसी पोटेंसी नहीं रखेगी, उतनी मजबूत नहीं होगी। जैसे अब ये ओस्टियोब्लास्ट ने इसे बना दिया, ये एबनॉर्मल ग्रोथ होगी इसकी और ये इसे बना दिया। तो यहाँ पर जो ये बोन बनी है ये एक कमज़ोर होगी, ये आसानी से टूट सकती है और दिखने में भी इरेगुलर दिखाई देगी। तो इसमें क्या होता है, जो बोन होती है उसका इरेगुलर फॉर्मेशन होता है बोन का, यानी इरेगुलर तरीके से बनती है बोन। उसमें बोई लेग्स में देखने को मिल सकता है, हैंड्स में या स्कल में या पेल्विक बोन में कहीं पर देखने को मिल सकता है। फिर क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो एक तरह से जेनेटिकली चलते हैं डिसऑर्डर, जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का मतलब होता है जो न्यूरॉन्स है हमारे, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड होगी या न्यूरॉन्स होगी, इसमें कहीं पर भी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। यानी न्यूरॉन्स में कहीं पर भी क्या हो जाता है, ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। वो ट्यूमर कोई सा भी हो सकता है, कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है। फिर क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा जो हमारे आई होती है, आई के इनर मोस्ट लेयर, आई के जो अंदर रेटिना होती है, सबसे अंदर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम रेटिना बोलते हैं, और उसी के अंदर कैंसर देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा। अब हम इसके टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स का होता है सार्कोमा। तो पहला है लिपोसार्कोमा। जो लिपोसार्कोमा है, ये पहले नंबर पर लिपोसार्कोमा का मतलब होता है लिपिड, एक तरह से लिपिड का मतलब होता है फैट, यानी फैट का कैंसर हो जाना। फैट भी एक कनेक्टिव टिश्यू में आता है, तो ये फैट का कैंसर हो जाना है। इसमें फैटी टिश्यू में जब कैंसर हो जाता है उसे हम बोलते हैं लिपोसार्कोमा। ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप है इसका साइनोवियल सार्कोमा होता है। वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये जॉइंट हो गया एक तरह से, ये जॉइंट हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हमें देखने को मिलती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये कहीं पर भी साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होगी या फ्लूइड होगा, वहाँ पर ये कैंसर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन में या फिर साइनोवियल फ्लूइड के आसपास। जहाँ भी साइनोवियल फ्लूइड होगा वहीं साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, और वो मेम्ब्रेन क्या करती है, साइनोवियल फ्लूइड को एक तरह से बनाती है। तो ये है साइनोवियल सार्कोमा। और तीसरा टाइप है इसका रैबिडोमायोसार्कोमा होता है, जो टेंडन्स है, लिगामेंट है या स्मूथ मसल्स है, उनमें कहीं पर भी कैंसर हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं रैबिडोमायोसार्कोमा। अब हम चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या इसमें लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें जो है सार्कोमा है तो उसमें कौन से सिम्टम दिखाई देगा, एब्डोमिनल पेन इसमें देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। जॉइंट है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने बताया साइनोवियल जो सार्कोमा होता है वो यहाँ पर होता है जॉइंट में। तो यहाँ जॉइंट में अगर कैंसर हो गया है तो क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा जॉइंट के अंदर। तो जॉइंट के अंदर पेन देखने को मिलेगा। डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, जो यूरिन पास आउट करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। और इसमें क्या होगा, और लम्प्स एंड स्वेलिंग इन अफेक्टेड साइड, यानी जहाँ पर भी सार्कोमा होगा वहाँ पर क्या होगा, लम्प्स यानी उभरी हुई स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी और स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पर। जैसे यहाँ पर कैंसर हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ नॉर्मल जॉइंट की, ये थोड़ी उभरी हुई हमें दिखाई देगी, या फिर ये इस तरह से स्वेलिंग आ जाएगी यहाँ पर जॉइंट पर। तो यहाँ लंप और स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, कहाँ पर, जो भी अफेक्टेड साइड है। फिर क्या है, पेन इन अफेक्टेड जॉइंट, यानी जहाँ भी जिस जॉइंट में भी सार्कोमा है वहाँ पर पेन देखने को मिलेगा।
अब चलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे या किस तरह से हम पता करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट की जो भी है उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के कई मेथड है, वो पहली यानी पिछली वीडियो में फंडामेंटल में बताया है फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह से कैसे करते हैं। फिर इसमें क्या है, सीटी स्कैन करेंगे, एक्सरे का यूज करके सीटी स्कैन का यूज करेंगे। और एमआरआई में भी क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, उसके द्वारा जो है इमेज प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एमआरआई। तो एमआरआई करेंगे, इसमें यूएसजी करेंगे, इसमें साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं इमेज को देखने के लिए कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है कहीं पर भी जॉइंट में या किसी भी जो बॉडी है, किसी भी बॉडी के पार्ट को देखने के लिए कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। बोन स्कैन करेंगे, बोन स्कैन यानी एक्सरे वगैरह कर लेंगे इसमें। अब ये इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन थे। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, जो सार्कोमा होता है, मैनेजमेंट में क्या होता है, सर्जरी होती है, सर्जरी या सर्जिकल थेरेपीज में जो है मोस्टली इफेक्टिव होती है। जैसे मानने की बात है यहाँ पर बोन में कहीं पर भी कैंसर हो गया है तो सर्जरी मेथड से इसे रिमूव कर देंगे, तो सर्जरी करेंगे हम इसमें, सर्जिकल थेरेपी देंगे। और रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन की थेरेपी की मदद से हम क्या करेंगे, जो कैंसर सेल है उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। और कीमोथेरेपी, इसमें तीसरा है कीमोथेरेपी, यानी केमिकल का यूज करके हम जो कैंसर सेल होती है उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।